बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इस्लामाबाद की कोसार मार्केट के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है और उसके रीज़न भी आपको जानने चाहिए ना। ख्वाजा साद रफ़ीक और हनीफ अब्बासी वहाँ पे खाना खाने के लिए गए। ख़वातीन ने उनको देख कर नारेबाजी की और धांधली का शोर मचाया, वोट चोर उनको कहा। तो उसके बाद वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई और धींगा मुश्ती शुरू हो गई और मार कुटाई शुरू हो गई और ख़वातीन के साथ जो है वो लड़ाई शुरू हो गई साद रफ़ीक साहब की और हनीफ अब्बासी साहब की वैसे बेसिकली लड़ाई हुई है। साद रफ़ीक साहब फिर हनीफ अब्बासी साहब को लेकर गाड़ी के अंदर वहाँ से निकल गए। ख़वातीन के बारे में अभी तक नहीं मालूम कौन ख़वातीन हैं, लेकिन आम शहरी हो सकती हैं इस्लामाबाद की। देखें, इस्लामाबाद की 3 सीटें और रावलपिंडी की 13 नशिस्तें, ये 16 सीटें तो सीधी सीधी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें हैं। इनमें एक सीट के ऊपर भी PMLN का कोई उम्मीदवार छोटी मोटी लीड से भी नहीं हार रहा था। यानी बहुत कम भी लीड आप बताएं तो 30,000 25,000 कम से कम, वरना 60,000 70,000 हज़ार की लीड से ये लोग हार रहे थे वहाँ से, और वो इलेक्शन उनको जितवा दिया गया है। अब देखें ना, एक तरफ पब्लिक वो बाज़ारों में भी है, सड़कों पे भी है, रेस्टोरेंट में भी है, पेट्रोल पंप्स पे भी है, हर जगह पे आपको मिलेगी। और उस पब्लिक को पता है कि हमने वोट डाला था किसी और को, इनको ज़बरदस्ती जिता दिया गया है, तो वो आपको देखकर फिर रिएक्ट करेंगे। जमहूरियत तो यही है ना कि जिसका वोट है वो उसी का गिना जाए। अब जब ज़बरदस्ती लोगों को मुसल्लत किया जाएगा, जब ज़बरदस्ती लोगों को लाकर उनकी हुकूमत बनाई जाएगी, तो जो आम पब्लिक है वो बेचारी रिएक्शन देने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती। तो ये अफसोसनाक वाक़या है। ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए, लेकिन इन वाक़यात को रोकने का जो सबसे आसान और बेसिक तरीका है वो क्या है? वो ये है कि लोगों ने जिसको वोट दिया उसकी जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। सादा चीज़ ये है, इसके अलावा दूसरा हल कोई नहीं है। अच्छा जी, ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है और जो ROs बने थे, जो लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बने थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने मेरे साथ रब्ता किया 2-3 शहरों से। वो कह रहे हैं जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमसे क्या काम लिया गया और किस तरीके से लिया गया और ये धांधली किस तरह हुई है। अब लोग आगे बढ़ के बता रहे हैं, ROs जो हैं वो भी छुपते छुपाते कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके ऊपर कितना दबाव था और किस तरह दबाव था। अब ये मामला दबने वाला है नहीं, ये जहां ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि इससे पहले निज़ाम को इतने गंदे और नंगे तरीके से कभी इस्तेमाल नहीं किया गया जैसे अब इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया, ख़ास तौर पे ट्विटर बंद है और उस ट्विटर को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस्तेमाल करता है VPN लगा के। अंदाज़ा कीजिए आप, हुकूमत ट्विटर को बंद करती है और ट्विटर को इस्तेमाल करता है पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म। और कैसे करता है? VPN लगा के। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लीजिए ये आज़ादी इज़हार राय है पाकिस्तान में। और जो कम्युनिटी नोट्स वाला मामला है वो इनके गले पड़ा हुआ है। पहले झूठ बोल देते हैं, झूठ लिख देते हैं, फिर वो झूठ पकड़ा जाता है और ट्विटर जो है वो उसको आइडेंटिफाई करके छोड़ देता है। ये एक अजीबोगरीब चीज़ आ गई है ट्विटर पे। यानी आपने झूठ बोला, आपने गलत बयानी की, लोगों ने रिपोर्ट किया, ट्विटर ने हकायक चेक किए और उसकी रोशनी में वहाँ पे एक कम्युनिटी नोट लिख दिया कि जी ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये वाली बात ऐसे नहीं है, ये बात एक्चुअली ऐसे है। तो मरियम औरंगज़ेब के साथ और काकड़ साहब के साथ, दोनों के साथ ये हुआ है। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने जो है वो इसको बदल के तो ये कहने की कोशिश की कि निब दे वलिद, बट ये एक्चुअली ये था नहीं। ये एक्चुअली जो है वो उन्होंने कहा था कि सर कलम कर दिया जाए, यानी सर उतार दिया जाए। मरियम औरंगज़ेब ने एक्चुअली ये कहा था, फिर ट्विटर ने उसकी तस्दीक की है। जिस तरह काकड़ साहब ने तारीफ़ की इलेक्शन की और उसके पूरे प्रोसेस की, उसके बाद ट्विटर ने तस्दीक की है कि ज़्यादातर तो इलेक्शन में रिगिंग हुई है, बेईमानी हुई है। तो कम्युनिटी नोट के अंदर उन्होंने वहाँ पे भी लिख दिया। अब ब्यूरोक्रेसी के लिए प्रॉब्लम यह है कि समाजी दबाव बढ़ता जा रहा है। यानी मैं सिद्दीक जान की एक यहाँ पे ट्वीट है, उसको आपको मैं कोट करके पढ़ के सुना देता हूँ। उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है इस सारे मामले को। कुछ चीज़ें इसके अंदर मैं ऐड भी कर दूँगा। ट्विटर क्यों बंद है? ट्विटर बंद होने की 2 वजूहात हैं। एक तो यह है कि लियाकत चट्टा ने धांधली का एतराफ़ करते हुए कहा कि उन पर सोशल मीडिया का भी दबाव था, इसलिए सोचा गया कि सोशल मीडिया के सबब जो सबसे मौसर ऐप है ट्विटर, उसको डाउन कर दिया जाए, इससे पहले कि सोशल मीडिया पर माहौल गर्म रहे और किसी और का ज़मीर जाग जाए। लेकिन दूसरी असल वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर ज़िले के DRO और हर हलके के RO का नाम और तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी हैं, जिसके बाद बहुत से लोग इन ब्यूरोक्रेट्स की फैमिली का बता रहे हैं कि इसका भाई फ़लाँ है, इसका बाप फ़लाँ है, इसका कज़न फ़लाँ है, ये फ़लाँ जगह का रहने वाला है, इनका कारोबार फ़लाँ है। इसी के साथ इन ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ सोशल बाइकआउट की मुहिम भी ज़ोर पकड़ चुकी है।
इस पर ब्यूरोक्रेट्स ने हाथ खड़े करना शुरू कर दिए हैं। ब्यूरोक्रेट्स ने जो शिकायत की हैं इनमें से सिर्फ 2 सुन लीजिए। ये 2 शिकायतें हैं और ये अपने सोर्स के ज़रिए से बता रहे हैं सिद्दीक जान साहब। इन शिकायतों से आपको आइडिया हो जाएगा कि होने क्या वाला है या क्या हो रहा है इनके साथ। एक ब्यूरोक्रेट के मुताबिक इसको अपने बच्चे स्कूल से निकलवाने पड़ गए क्योंकि दूसरे बच्चे कह रहे थे कि तुम्हारे अब्बू ने ज़्यादती की है और तुम्हारे अब्बू अच्छे इंसान नहीं हैं, और बच्चे स्कूल से निकलवा दिए। उसने कहा जी दूसरे शहर में जाऊंगा और वहाँ पे बच्चे दाखिल करवाऊंगा। एक और ब्यूरोक्रेट ने कहा कि उनके वालिद घर के पास वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे और वहाँ पे लोगों के तल्ख सवालात का सामना करना पड़ा, अब वो मस्जिद नहीं जा पा रहे। तो इस तरह की शिकायत और भी बहुत सारी आ रही है कि हमारे वालिदैन और हमारे बच्चों तक बात पहुँच गई है, ब्यूरोक्रेट्स का ये कहना है। फिर मरियम नवाज से और अनवारुल हक काकड़ से ब्यूरोक्रेसी के हक में बयान दिलवाए गए, लेकिन ये तो वो लोग हैं जिनके अपने बयान उनके अपने लिए फ़ायदेमंद नहीं होते, तो ये ब्यूरोक्रेट्स को फ़ायदा देंगे, तो वो नहीं दे पा रहे। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो भी ये मुहिम चलाते हैं, वो बताते हैं कि जनाब ये ब्यूरोक्रेट है और ये ऐसे है और उसको फैलाते हैं। तो वहाँ तो उस मुल्क के अंदर तो रोका नहीं जा सकता, ट्विटर को पाकिस्तान में बंद कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि जो ब्यूरोक्रेट्स ईमानदार हैं वो वीडियो रिकॉर्ड करें और अपने सामने कुरान मजीद रखकर गवाही दें, यकीनन उनके खिलाफ मुहिम फौरी तौर पर रुक जाएगी। अच्छा, ये पाकिस्तान में ना तब्दीली आ रही है बड़ी तेज़ी से, लोगों को नज़र नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। ये जितने भी लोग ब्यूरोक्रेसी में या सरकारी ओहदों के ऊपर काम करते हैं ना, ये सब लोग हमारे मुआशरे के अंदर ही रहते हैं। ये ईद की नमाज़ हमारे साथ पढ़ते हैं, जुम्मे की नमाज़ हमारे साथ पढ़ते हैं, आगे पीछे हमारे साथ मस्जिदों में, बाज़ारों में, हर जगह पे मिलते हैं, स्कूलों में इनके बच्चे हमारे बच्चों के साथ पढ़ते हैं। अब ये वक्त बदल जाएगा, आप देखिएगा। जो बच्चा सरकारी गाड़ी के अंदर, सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी के अंदर स्कूल पहले आता था पुराने ज़माने में, तो उसको बड़े रश्क से बाकी बच्चे देखते थे कि इसका अब्बू ऑफिसर है बहुत बड़ा, तो ये सरकारी गाड़ी में आ रहा है। अब ये नहीं होगा। अब बच्चे छेड़ेंगे, चिढ़ाएंगे कि तू हमारी गाड़ी में आ रहा है, हमने तेरे बाप को ये गाड़ी दी है अमानतन, सरकारी काम करने के लिए, हमारी खिदमत करने के लिए, पेट्रोल के पैसे हम देते हैं, तू और तेरा बाप हमारे पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये होगा पाकिस्तान में, आप देखिएगा। ये जो औरतें बाज़ारों में निकल जाती हैं ना सरकारी गाड़ियां लेके शॉपिंग करने के लिए सरकारी मुलाजिमीन के साथ, इनको बाज़ारों के अंदर देखना इनके साथ क्या होगा। लोग इन्हें कहेंगे कि आप सरकारी गाड़ी में शॉपिंग करने क्यों आ गई हैं जी, ये तो हमारी गाड़ी है। मुझे याद आ गया, थोड़े दिन पहले मैं एक जगह शिकार खेलने के लिए गया, तो वहाँ पे एक गाड़ी के अंदर लोग शिकार खेल रहे थे, कुत्ते भी बीच में बिठाए हुए थे और गन शन भी, और वो सरकारी गाड़ी थी किसी डीपीओ की, पुलिस वाले की, ऊपर नीली बत्ती भी लगाई हुई है, हरी नंबर प्लेट भी है। वो वहाँ पे डट के शिकार खेल रहे थे और उस एरिया में खेल रहे थे जहाँ पे मना किया गया था, और उनको कोई रोक नहीं पा रहा था। उनके साथ गनमैन्स भी थे और सरकारी बंदे थे। तो मैंने उनकी गाड़ी के सामने गाड़ी लगा के तो रोक लिया उनको, और मैंने उनसे कहा कि जनाब आप मेरी गाड़ी में शिकार क्यों खेल रहे हैं। उन्होंने कहा ये गाड़ी आपकी तो नहीं है, ये तो सरकारी गाड़ी है। तो मैंने कहा ये मेरी गाड़ी है ना, सरकारी गाड़ी है, तो तुम मेरी गाड़ी में कैसे शिकार खेल सकते हो, टैक्स तो हम देते हैं। अगर शिकार खेलने का शौक है जाके अपनी गाड़ी लेकर आओ, अपनी बंदूकों से, अपनी गाड़ी से, अपने इंतजामात से शिकार खेलो। ये गाड़ी तुम्हें दी है सरकारी काम करने के लिए, तुम लेके इधर जंगल में चला रहे हो, और वो सारी पहाड़ियां हैं और कच्चे रास्ते हैं। यानी अपनी गाड़ी का तो बंदा नुकसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन यानी जो भी जाता है वो रिस्क लेके जाता है। गाड़ी टूट सकती है, नुकसान हो सकता है उस गाड़ी का, जंगल में नाहमवार रास्ते होते हैं, लेकिन वो आदमी सरकारी गाड़ी को ऐसे माले मुफ्त दिले बेरहम। तो मैंने उनको पकड़ लिया वहाँ पे, तो और भी लोग इकट्ठे हो गए। तो इसी तरह आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल सरकारी मुलाजमीन के लिए मुश्किल होता चला जाएगा। और ये ट्विटर को बंद करने का जो रीज़न लिखा है ये ठीक लिखा है सिद्दीक जान ने, मुझे लगता है मामला इसी तरफ जाएंगे। अब आ जाएं मखसूस नशिस्तों की तरफ। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, क्योंकि उनके अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, वफाक में और सिंध में भी। तो क्या उनको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी? बड़ा सवाल है ना। तो इसका सिंपल जवाब मैं आपको दे देता हूं कि मिल जाएंगी। उसकी वजह यह है कि माजी में हमारे पास एक मिसाल मौजूद है। दो चीज़ें मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। जब ये केस चल रहा था ना इंतखाबी निशान वापस लेने वाला, तो उस वक्त बैरिस्टर गोहर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त करता धरता है, तो बैरिस्टर गोहर ने उस वक्त काजी फाइज साहब को कहा था कि आप हमारा इंतखाबी निशान वापस ले रहे हैं तो हमारी मखसूस नशिस्तों का क्या बनेगा अगर हम जीत गए। तो कादी फायद ईसा साहब ने उस वक्त कहा था कि अगर आप जीत जाएंगे तो इसका हम हल निकाल देंगे। तो अब देखते हैं कादी फायद ईसा साहब इसका क्या हल निकालते हैं। दूसरा, लिहाद अली हैं, डॉन के रिपोर्टर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने एक मिसाल पेश की है इसी हवाले से। 2019 में फाटा के इलेक्शन हुए थे, आपको याद होगा।
वो 2018 के बाद 2019 में फाटा के इलेक्शन हुए थे, उनका वहाँ पे मर्जर का मामला चल रहा था।